नमस्ते दोस्तों। आज हम कक्षा 9वीं किताब संचयन पाठ संख्या 3 कल्लू कुमार की ऊनाकोटी पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पाठ संख्या 3 कल्लू कुमार की ऊनाकोटी। प्रश्न संख्या 1 है, ऊनाकोटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि ये स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर है, ऊनाकोटी का अर्थ है एक कोटि अर्थात 1 करोड़ से एक कम। इस स्थान पर भगवान शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं। इतनी अधिक मूर्तियां एक ही स्थान पर होने के कारण ये स्थान प्रसिद्ध है। तो ऊनाकोटी, उनका मतलब होता है एक कम, कोटि का मतलब होता है करोड़। तो उन जैसे हम कहते हैं 39 मतलब 40 से एक कम। 59 का मतलब है 60 से एक कम। इसी प्रकार ऊनाकोटी का अर्थ है उनका मतलब एक, कोटि का मतलब करोड़। तो 1 करोड़ से एक कम। तो यहाँ पे जो ऊनाकोटी स्थान है, यहाँ पे भगवान शिव की 1 करोड़ से एक कम मूर्तियाँ हैं। इतनी सारी मूर्तियाँ एक ही स्थान पर होने के कारण ये स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 2, पाठ के संदर्भ में ऊनाकोटी में स्थित गंगा अवतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। ऊनाकोटी में पहाड़ों को अंदर से काटकर विशाल आधार मूर्तियां बनाई गई हैं। अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में न चली जाए, इसके लिए शिव को राजी किया गया कि वह गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और बाद में धीरे धीरे बहने दे। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है। उनकी जटाएं 2 पहाड़ों की चोटियों पर फैली हैं। यहाँ पूरे साल बहने वाला जलप्रपात है, जिसे गंगा जल की तरह ही पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे जो ऊनाकोटी स्थान है, वहाँ पे जो बड़े बड़े पर्वत हैं, पर्वतों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे जो रोशनी है वो भी लगभग सूरज की रोशनी 10 बजे पहुँचती है दिन में। तो वो बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में है ये स्थान। तो ऊनाकोटी के जो पहाड़ हैं उनको अंदर से काटा गया है, तराशा गया है। उसके बाद उसको अंदर से जैसे हम गुफा बना लेते हैं, तो पहाड़ों को अंदर से काटकर एक मूर्तियाँ बनाई गई हैं, बहुत ही विशाल मूर्तियाँ। तो एक पुरानी कथा है कि जो गंगा का पृथ्वी पे अवतरण हुआ था, गंगा पृथ्वी पे आई थी, तो उसके लिए एक पुरानी कथा है कि हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में मान्यता है कि जो गंगा है वो स्वर्ग से जब धरती लोक पे आई थी तो उसे भागीरथ द्वारा अब तपस्या करके प्रसन्न करके लाया गया था। लेकिन गंगा की जो जल था उसकी गति बहुत ही ज़्यादा थी। तो इसलिए शिवजी जी को राजी किया गया कि वो गंगा की गति को नियंत्रण करें, उन पर कंट्रोल करें। तो शिवजी जी को उनकी जटाओं में गंगा को बांधना पड़ा, उनकी गति को कम करना पड़ा और धीरे धीरे बाद में वो धरती पे बहने लगी। यो इसलिए था क्योंकि ये आशंका थी कि जो गंगा थी उसकी गति के कारण, उसके जल की जो गति ऊपर से आती तो धरती नीचे धंस ना जाती। तो उस धंसने की वजह से, ये आशंका होने की वजह से कि धंस के कहीं पाताल लोक में ना चली जाए, तो इसलिए वो जो भागीरथ जी थे उन्होंने शिव जी को पर प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उन्हें गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए प्रार्थना की और बाद में उन्हें धीरे धीरे बहने देने की भी प्रार्थना की, जिसके बाद शिवजी जी ने ऐसा ही किया। तो जो ऊनाकोटी स्थान है वहाँ पे बड़ा सारी चट्टान पे शिवजी जी की मूर्त है, भगवान शिव की। तो एक चट्टान पे शिवजी जी का मुख बना हुआ है पूरे के पूरे चट्टान पर, और 2 चट्टानों पर उनका जो जटाएं हैं, उनकी बाल होते हैं उनके जो, तो उनके जटाएं 2 पर्वतों तक, 2 चट्टानों तक फैली हुई हैं और बीच में से एक जलप्रपात निकलता है, मतलब एक झरना बहता है पानी का। तो वो उस झरने का जो पानी है उसे गंगा के पानी की तरह ही पवित्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 3, कल्लू कुमार का नाम ऊनाकोटी से किस प्रकार जुड़ गया। स्थानीय आदिवासियों के अनुसार कल्लू कुमार ने ही ऊनाकोटी की शिव मूर्तियों का निर्माण किया है।
वह शिव का भगत था। वह उनके साथ कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। भगवान शिव ने शर्त रखी कि वह एक रात में 1 करोड़ शिव मूर्तियों का निर्माण करे। सुबह होने पर एक मूर्ति कम निकली। इस प्रकार शिव ने उसे वहीं छोड़ दिया। इस मान्यता के कारण कल्लू कुमार का नाम ऊनाकोटी से जुड़ गया। तो जो वहाँ के त्रिपुरा के जो ऊनाकोटी जहाँ पे है, वहाँ के जो आदिवासी हैं, उनसे बातचीत करके लेखक को पता चला कि ये जो कल्लू कुम्हार है वो एक व्यक्ति था जो कुम्हार का काम करता था, बर्तन वगैरह बनाता था, मूर्तियाँ बनाता था। तो वो शिवजी और पार्वती जी का अनन्य भगत था, बहुत ही श्रद्धा रखता था शिवजी जी में। और उसने तपस्या की और भगवान शिव और पार्वती जी को प्रसन्न करके अपने सामने प्रकट किया और उनसे प्रार्थना की कि वो भी उनके साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता है। पार्वती जी तो मान गई थी कि उसे साथ में ले चलते हैं, लेकिन शिव भगवान ने ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक शर्त रख दी कल्लू कुमार के साथ। शर्त ये रखी कि अगर कल्लू कुम्हार एक रात में 1 करोड़ शिवजी जी की मूर्तियां बना देता है तो जो शिवजी जी हैं वो कल्लू कुमार को कैलाश पर्वत पर अपने साथ ले चलेंगे। तो इतनी बात सुनकर जो कल्लू कुम्हार था वो अपनी मूर्तियां बनाने में जुट गया। लेकिन जब भोर हुई, सुबह हुई, तो मूर्तियों की गिनती की गई तो मूर्तियां 1 करोड़ में से एक कम निकली। मतलब 99,99,999 मूर्तियाँ निकली। 99,99,999 अर्थात 1 करोड़ में से एक कम मूर्तियाँ निकली। तो इसी कारण से भगवान शिव ने कल्लू कुमार को कैलाश पर्वत ले जाने से मना कर दिया और स्वयं चले गए थे। तो इसी कारण जो ऊनाकोटी है वहाँ पे 1 करोड़ से कम मूर्तियाँ होने के कारण वो स्थान प्रसिद्ध है और इसी कथा के कारण ही कल्लू कुमार का नाम ऊनाकोटी से जुड़ गया था। प्रश्न संख्या 4, मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है? उत्तर है, लेखक राजमार्ग संख्या 44 पर टीलियामुरा से 83 किलोमीटर आगे मनु नामक स्थान पर शूटिंग के लिए जा रहा था। इस यात्रा में वह CRPF की सुरक्षा में चल रहा था। लेखक और उसका कैमरामैन हथियारबंद गाड़ी में चल रहे थे। लेखक अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसके मन में डर के लिए जगह ना थी। तभी एक सुरक्षाकर्मी ने निचली पहाड़ियों पर रखे 2 पत्थरों की ओर ध्यान आकृष्ट करके कहा कि 2 दिन पहले उनका एक जवान विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था। ये सुनकर लेखक की रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। जब लेखक शूटिंग के लिए मनु नामक स्थान पे जा रहा था तो उन्होंने राजमार्ग 44 के ऊपर से टीलियामुरा से 83 किलोमीटर दूर है जो ऊपर से राजमार्ग से गुजर रहे थे। लेकिन वहाँ पे कोई भी यात्री अकेला सफ़र नहीं कर सकता था। उनको जो वहाँ तैनात फौजी थे तो उनकी सुरक्षा बल था, उनके साथ ही वहाँ से आगे जाना पड़ता था। इसी प्रकार ही जो लेखक है उसको अपने कैमरेमैन के साथ ही उन सुरक्षा बलों के जवानों के साथ ही जाना पड़ा। तो क्या हुआ, वहाँ पे वैसे जब लेखक था गाड़ी में बैठा हुआ अपने काम में अपनी जो भी स्टोरी लिख रहा था तो उसमें व्यस्त था, इतना व्यस्त था कि उसे किसी बात का डर ही नहीं लग रहा था। लेकिन जब एक सुरक्षाकर्मी ने नीचे 2 चट्टानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि 2 दिन पहले कि यहाँ पे हमारा एक सैनिक था, जवान था, उसे विद्रोहियों ने मार डाला था। जब ये बात लेखक ने सुनी तो उसके कह रहे हैं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी सी दौड़ गई। अर्थात लेखक की रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, मतलब एकदम से उसे ख्याल आया कि यहाँ पे खतरा है। प्रश्न संख्या 5, त्रिपुरा बौद्ध धार्मिक समाज का उदाहरण कैसे बना? उत्तर है, त्रिपुरा में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बाहरी क्षेत्रों से आकर बस गए हैं। इस प्रकार यहाँ अनेक धर्मों का समावेश हो गया है। तब से ये राज्य बौद्ध धार्मिक समाज का उदाहरण बन गया है। जब भी हम भारत के नक्शे पे नज़र मारें, ठीक है, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल है, इसके इधर से यहाँ पे त्रिपुरा है जहाँ पे ऊनाकोटी है।
तो त्रिपुरा में विभिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग बाहरी क्षेत्रों से आकर रहने लग गए थे कि जितने भी दूर दूर से जैसे कोई पंजाब से आ गया, कोई हरियाणा से आ गया, मतलब दूर दूर प्रांतों से भी वहाँ आके रहने लग गए थे। इससे अधिक कि दूसरे भारत के बाहर से भी वहाँ त्रिपुरा में काफ़ी सारे लोग आके रहने लगे, जहाँ जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे अनेक धर्मों का समावेश हो गया, काफ़ी सारे धर्म मिल गए आपस में और वहाँ पे रहने लगे। इसी कारण से लोगों के दूर दूर से आकर रहने की वजह से ही वो जो राज्य है वो बहुत धार्मिक समाज का एक उदाहरण बन गया। प्रश्न संख्या 6, टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन दो प्रमुख हस्तियों से हुआ? सामाजिक कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था? तो उत्तर है, टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय जिन दो प्रमुख हस्तियों से हुआ उनमें एक है हेमंत कुमार जमातिया, जो त्रिपुरा के प्रसिद्ध लोक गायक हैं। जमातिया 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किए जा चुके हैं। अपनी युवा अवस्था में वह पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, पर अब वे चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए हैं। टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय जिन दो महान हस्तियों में से हुआ उनका एक का नाम था हेमंत कुमार जमातिया, जो त्रिपुरा के एक प्रसिद्ध लोक गायक थे। लोकगीत जैसे हमारे यहाँ पे गाए जाते हैं पंजाब में, वैसे ही त्रिपुरा के जो लोकगीत हैं वो गाया करते थे वो। तो जमातिया 1996 में उनको एक पुरस्कृत संगीत नाटक अकादमी द्वारा उनको इनाम दिया गया, सम्मानित किया गया था संगीत नाटक अकादमी द्वारा। तो इसके अतिरिक्त वो अपनी युवा अवस्था में जब वो जवान थे तो वो पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता भी रहे हैं और बाद में उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। इसी प्रकार एक दूसरे थे लेखक की मुलाकात दूसरी प्रमुख हस्ती मंजू ऋषि दास से हुई, जो एक आकर्षक महिला थी, एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक स्त्री थी, महिला थी, जिसका नाम था मंजू ऋषि दास जी। तो वे रेडियो कलाकार होने के साथ साथ नगर पंचायत की सदस्यता भी थी। अब वो रेडियो कलाकार थी, जैसे हम टेलीविज़न आ गया तो लेकिन तब रेडियो के कलाकारों के अभी बहुत सम्मान किया जाता था। वो रेडियो पे अपना जो टैलेंट थे वो प्रदर्शित करती थी, गाने गाती थी या जैसे आरजे होते हैं। तो वो साथ ही साथ में पंचायत की सदस्य भी थी कि जैसे सरपंच हो गए, मेंबर हो गए, तो वो पंचायत की सदस्य भी थी। लेखक ने उनके गाए दो गानों की शूटिंग की। गीत के तुरंत बाद मंजू ने एक कुशल गृहिणी के रूप में चाय बनाकर पिलाई। जब लेखक ने शूटिंग की तो उन्होंने उसके नाटक के लिए लेखक के दो गाने भी गाए थे और गाना गाने के बाद उन्होंने अपने घर में ठहराया लेखक को और साथ ही एक कुशल गृहिणी के रूप में उन्होंने चाय बनाकर खुद ही पिलाई, ना कि नौकरों को कहा। वो अच्छी, इससे पता चलता है कि वो एक अच्छी कुशल गृहिणी भी थी। प्रश्न संख्या 7, कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी? उत्तर है, कैलाश शहर के जिलाधिकारी ने लेखक को बताया कि यहाँ बुआई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों की बजाय TPS नामक अलग किस्म के आलू के बीज का प्रयोग किया जाता है। इस बीज से कम मात्रा में ज़्यादा पैदावार ली जा सकती है। यहाँ के निवासी इस तकनीक से काफ़ी लाभ कमाते हैं। तो जब लेखक शूटिंग करने के लिए त्रिपुरा की ओर गया तो उन्होंने वहाँ के लोगों से बातचीत की। तो एक जिलाधिकारी से बातचीत करने के बाद वहाँ का जो औद्योगिक थे, काम धंधा था, उसके बारे में बात की। तो वहाँ के जिलाधिकारी ने बताया कि जो यहाँ के लोग हैं वो पारंपरिक आलू के जो बीज बोते थे उसकी बजाय उन्होंने TPS नाम के एक अलग किस्म के आलू के बीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो इस बीजों से क्या है, कम बीज लगते हैं लेकिन जो पैदावार होती है वो अधिक हो जाती है। तो इसी तकनीक से तो लोगों ने बहुत सारा लाभ कमाया है। प्रश्न संख्या 8, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। तो अब त्रिपुरा में घर घर में छोटे छोटे लघु उद्योग चल रहे थे, तो उनके बारे में बात करें तो त्रिपुरा के लघु उद्योगों में मुख्यतः बांस की पतली पतली सीखें तैयार की जाती हैं।
इनका प्रयोग अगरबत्तियां बनाने में किया जाता है। इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है ताकि अगरबत्तियां तैयार की जा सकें। त्रिपुरा में बांस बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इस बांस से टोकरियां, सजावटी वस्तुएं आदि तैयार की जाती हैं। तो जो त्रिपुरा के घर घर में छोटे छोटे लघु उद्योग चल रहे हैं, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा है वहाँ पे बांस मिलता है। तो बांस ज़्यादा मिलने की वजह से वहाँ पे बांस की पतली पतली सीखें बनाई जाती हैं, तीलियाँ बनाई जाती हैं, और बाद में उन तीलियों को इकट्ठा करके अगरबत्तियाँ बनाने के लिए काम आती हैं। तो उन्हें कर्नाटक और गुजरात भेज दिया जाता है उन तीलियों को, ताकि अगरबत्तियाँ बनाई जा सकें। तो त्रिपुरा में बांस की ज़्यादा मात्रा होने की वजह से ये बांस की पतली पतली सीखें बनाना, ये जो लघु उद्योग है बहुत ही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त बांस की टोकरियां बनती हैं, सजावटी वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हिंदी विद राधेश्याम। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद।